अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। ये मेरा कोरोना के ऊपर जो मैंने वीडियो कमिट किया था कि कोरोना पे वीडियो बनाऊंगा, तो ये कोरोना के ऊपर ही वीडियो है ये। और ये वीडियो हो सकता है कि आज तक का जितना वीडियो यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के बारे में, इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको किसी देखने वालों को, व्यूवर्स को मायूस नहीं करेगा और एक बेहतरीन वीडियो साबित होगा ये। क्योंकि इसके अंदर जो मैं आगे पार्ट्स में जो कोरोना की रेमेडीज़ बताऊंगा वो बिल्कुल आसान होगी और सबकी जानी मानी होगी और किसी को उसको इस्तेमाल करने में इंशाअल्लाह कुछ दिक्कत भी नहीं आएगी। घरेलू मेडिसिन्स और ये सब जो है, इसमें मेरा खुद का तजुर्बा है। काफ़ी सालों की जो रिसर्च हो चुकी है ऑन द टॉपिक वायरस पे, उन सब पे मैंने काफ़ी किताबों के पन्ने उल्टे हैं, बहुत कुछ स्टडी किया हूँ और उसके बाद ये चीज़ें लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ मैं। तो इन चीज़ों को बताने का मकसद सिर्फ सेल्फ इनलाइटनमेंट है थ्रू पॉजिटिविटी। इसमें नेगेटिव कोई पार्ट नहीं आएगा और ये बताने का मकसद ये नहीं है कि जो मैं कहूँगा वो 100% सही है। हर कोई देखने वाला इसको अपने तौर पर जांचे परखे और कंसर्न जो भी सीनियर्स है आपके, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल क्वालिफाइड्स है, उनकी राय ले, सलाह ले और उसके बाद ही हर चीज़ को अपनाए और समझने की कोशिश करें। और तो चलिए अब हम मेन बात करते वीडियो की। सबसे पहला तो ये है कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए एक पार्ट में ख़त्म नहीं कर पाऊँगा मैं। शायद इसके 2, 3, 4 पार्ट्स हो सकते हैं। उम्मीद है कोरोना का इलाज समझने के लिए पहले 2 पार्ट में इसके बेसिक बनाऊंगा, क्योंकि जब तक के बेसिक नहीं समझेंगे कोरोना समझ नहीं सकते। और ये वीडियो जो नॉन मेडिकल लाइन के है, जिन्हें मेडिकल फील्ड का तजुर्बा नहीं है, जो लोग कोरोना को नहीं जानते, बीमारी को नहीं जानते, खास करके उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम साबित होगा। क्योंकि इसमें मैं शुरुआत से बेसिक बताऊंगा और बेसिक बताने में शायद 2 वीडियो बनेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो गया था, मुझे अपलोडिंग करने में काफ़ी दिक्कतें आई, आजकल नेट का प्रॉब्लम है। तो एक पहला बेसिक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, माइक्रोब्स पे बनाऊंगा मैं, और दूसरा जो बनाऊंगा, इसके सेकंड पार्ट बनाऊंगा, वो हिस्ट्री आएगी कोरोना की, और कोरोना की हिस्ट्री के बाद हो सकता है इंशाल्लाह थर्ड पार्ट से मैं रेमेडीज़ शुरू कर दूंगा। तो ये एक बेहतरीन वीडियो साबित हो सकता है बेसिक समझने के लिए। जिन लोगों ने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लॉकडाउन से कैसे फ़ायदे उठाएं। उसमें भी मैंने ये बताने की कोशिश की है कि लॉकडाउन के दरमियान में काफ़ी बीमारों को राहत मिलेगी अगर वो सही प्रोग्राम पे चले गए, अपने रिवर्सल प्रोग्रामिंग पे, तो उनकी बीमारियां रिवर्सल होनी शुरू हो जाएगी, यानी वो अच्छे होने लग जाएंगे। ऐसे लॉकडाउन के फ़ायदे भी काफ़ी कुछ बताया हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा इसके पहले का वीडियो देखिए, लॉकडाउन से कैसे फ़ायदा उठाया जाए, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वो भी देखिए। और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सेल्फ एजुकेशन का, सेल्फ इनलाइटनमेंट का चैनल है। इसमें बच्चे से बूढ़े तक हर कोई इसे देख सकता है और ये सिर्फ सीखने के लिए ही है और कोई इसमें गलत बातें नहीं होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कोरोना का जो टॉपिक है, कोरोना बेसिक के लिए। तो अब कोरोना का को समझना है हमको, तो कोरोना को समझने के लिए पहले हमको हमारा बेसिक समझना पड़ेगा कि कोरोना वायरस क्या है। और बेसिक समझने के लिए हमें 2 चीज़ समझनी पड़ेगी। एक होगी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ऑर्गेनिजम्स के डिस्क्रिप्शन में आता है, पैथोजेनेसिस समझना होगा। और दूसरा समझना होगा इम्यूनिटी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जिसकी लो इम्यूनिटी है और बीमार वो होते हैं जिनकी ताकत कम होती है, पावर कम होती है। तो और उसके बाद में फिर हमको बैक्टीरिया, वायरसेस के टाइप्स और उनकी बीमारियाँ,
ये सब इतनी चीज़ें ये पार्ट में हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो इम्यून सिस्टम की बात अगर करें तो सबसे पहले एक कॉमन सेंस में कॉमन लोग ये बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी मतलब बॉडी की रेजिस्टेंस पावर, और रेजिस्टेंस पावर के लिए लोग कहते हैं ये खाएंगे वो खाएंगे वो खाएंगे तो सब अच्छे हो जाएंगे। ये बातें गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसको मेडिकल लाइन में कैसा समझ सकते हैं? इम्यूनिटी है क्या? और इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बीमार नहीं होंगे, तो क्या चीज़ है वो, कैसे रोकती है? तो इस पे पहले समझते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को मेडिकल लैंग्वेज के अंदर ये कहते हैं कि द बैलेंस स्टेट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स having adequate biological defenses to fight the infection, disease or unwanted biological invasions with a great adequate tolerance, और उसको हम पावर कह सकते हैं with a great adequate tolerance resistance कह सकते हैं, tolerance to avoid the allergy एंड द ऑटो इम्यून डिसीजेस। तो इसमें हमने पहले बात की कि टोटल बैलेंस्ड स्टेट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि टोटल बैलेंस स्टेट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब हमारा बॉडी जो बना है वो सब ऑर्गेनिज्म बेस्ड है। ये कुछ मिनटों बाद में वीडियो के शायद बीच में ये पार्ट आएगा, वहाँ कवर करूँगा मैं। तो बॉडी बनी है ऑर्गेनिज्म से। तो हम जानते हैं गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, ऐसा सुनते हैं हम, गुड ऑर्गेनिज्म बैड ऑर्गेनिजम्स, बराबर है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, वेराइटीज़ है इसमें ऑर्गेनिजम्स की। तो द बैलेंस्ड स्टेट ऑफ द बॉडी की, द बैलेंस्ड स्टेट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये एक हो गया। और उसके साथ में उसके पास क्या चाहिए? विथ द एडिक्वेट बायोलॉजिकल डिफेंसेस टू फाइट infection, disease and having adequate biological invasions को हम कहेंगे इन्वेडर। इन्वेडर मतलब कोई हमला करता है हम पे, तो उसको इन्वेडर कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे हैविंग बायोलॉजिकल इन्वेजन्स, having biological invasions यानी इसको कहेंगे हैविंग डिफीटिंग पावर ऑफ बायोलॉजिकल इन्वेजन्स, एंटी बायोलॉजिकल इन्वेजन्स पावर, यानी एंटी बायोलॉजिकल इन्वेजन्स। जो इन्वेडर्स होते हैं, इन्वेजन्स होते हैं, जैसे कोरोना एक इन्वेजन है, इन्वेडर है, तो उसको हमारी बॉडी केमिकल बनाती है और केमिकल बना करके फिर उससे लड़ती है। तो ये तरह का ये एक्सप्लेनेशन आता है, यानी द बैलेंस स्टेट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ एडिक्वेट बायोलॉजिकल डिफेंसेस टू फाइट डिसीज इन्फेक्शन एंड हैविंग टू फाइट अगेंस्ट, having power to fight against the unwanted biological invasions with having a great tolerance, जो मज़ामिती कुव्वत बोलते हैं, हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, having a great tolerance power to avoid allergy and autoimmune diseases। तो यहाँ पे इम्यूनिटी को हमने जो डिस्क्राइब किया, सबसे पहले हमने इन्फेक्शन बोला, उसके बाद में डिसीज़ आई है, उसके बाद में एलर्जी है और ऑटो इम्यून डिसीजेस आई है। तो सबसे पहले यानी नीचे से लेकर ऊपर तक का जो भी सिस्टम बिगड़ता है, एलर्जी से लेकर ऑटो इम्यून डिसीज तक के, तो एलर्जी से लेकर ऑटो इम्यून डिसीज तक के जो सिस्टम बिगड़ने का जो चांस होता है, इम्यून पावर कम होती है। यानी अगर बॉडी का निज़ाम, मल्टी सेलुलर सिस्टम अगर सही नहीं है और बायोलॉजिकल डिफेंसेस, जो यहाँ बोला गया है कि बायोलॉजिकल डिफेंसेस होना चाहिए आपकी बॉडी में। बायोलॉजिकल डिफेंसेस मतलब जो बॉडी जो एक्ट और रिएक्ट करती है वो केमिकल के बेस्ड होता है टोटल।
ऐसा नहीं है कि दो सिपाही लड़ रहे तो आपस में जाकर लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। केमिकल रिलीज होते हैं, सेक्रेशंस ऑफ द केमिकल। तो बायोलॉजिकल सेक्रेशंस जो बॉडी बनाती है वो अगर सही ढंग से बनता है तो जो अगेंस्ट इन्वेजन्स बोला गया है, अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन्स, तो अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन्स यहाँ पे अभी कोरोना को पकड़ते हैं हम। कि कोरोना अगर आया तो हम कहे सुन रहे ना, हाथ पे आता है, हाथ पे आएगा तो मुंह में जाएगा, मुंह में से गले में जाएगा और वहाँ से लंग्स में जाएगा, और उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद वहाँ जाने के बाद में वो कुछ केमिकल रिलीज करेगा। ये आगे टॉपिक पे आएगा, यहाँ शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। तो केमिकल रिलीज करेगा, तो ये बायोलॉजिकल हो गया। ये केमिकल रिलीज करना ये बायोलॉजिकल वीपन है। तो बॉडी इस केमिकल को लड़ने के लिए अपना बायोलॉजिकल वीपन इस्तेमाल करेगी। तो ये होगा अगेंस्ट द बायोलॉजिकल इन्वेजन्स। तो जो हमला हुआ उसके अगेंस्ट में अगर बॉडी अपना केमिकल सही ढंग से बनाती है, सही ढंग से एक्ट और रिएक्ट करती है, तो ये इसको एक मजबूत इम्यून पावर, इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाएगा। तो जिसकी इम्यून पावर बहुत बड़ी है, पावरफुल है, तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ जो आया एलर्जी से लेकर के ऑटो इम्यून डिसीज़ तक के। तो एलर्जी जो है सबसे पहले छोटी शुरू होती है, कुछ चीज़ खाओगे, गोली खाओगे, या कोई भी गलत फ्रूट, फल फ्रूट, भाजी सब्जी खा लिया, पत्ता खा लिया, जिससे आपको एलर्जी है, कोई भी चीज़ या किसी भी तरह के केमिकल की एलर्जी है, तो इमीडिएटली बहुत बड़ी बीमारी नहीं बनती है। वो पहले एलर्जी करेगी आपको, एलर्जी के बाद में इन्फ्लेमेशन की स्टेट आएगी, वो जब बढ़ेगा तो डिसीज़ होगी, और डिसीज़ जब बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जब बॉडी फेल हो जाएगी, रजिस्ट नहीं कर पाएगी, तो वो ज़्यादा नुकसान बढ़ेगा और उसके बाद में ऑटो इम्यून डिसीज़ पे जाएगी। तो यही था इसका डेफिनेशन, द बैलेंस स्टेट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हैविंग एडिक्वेट biological defenses to fight against the disease and other unwanted biological invasions, which while having adequate tolerance to avoid the allergy and the autoimmune diseases। तो ये इम्यून के ऊपर हो गया। अब इम्यून पावर के अंदर जो जो चीज़ें आती है, एक चीज़ आती है अभी ये जो इन्वेजन्स हो गया, तो यहाँ पे एक चीज़ आती है टॉक्सिन। जो मैंने कहा कि कोई केमिकल, कोरोना गया तो कोई केमिकल रिलीज करेगा, तो हम सुनते हैं कि बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत हो गए। टॉक्सिन्स मतलब, टॉक्सिन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना ही या कोई ऑर्गेनिज्म ही आपकी बॉडी में टॉक्सिन रिलीज करता है। कभी कभी टॉक्सिन आपको गलत खाने से भी हो जाती है, गलत केमिकल हो जाते हैं, जहरीली हवा से हो जाते हैं, यानी काफ़ी चीज़ें इसमें टॉक्सिन्स पैदा करने की। तो टॉक्सिन जो है ये, दिस इज द हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंसेस विच इज़ प्रोड्यूस विद इन द सेल्स ऑफ आवर ऑर्गेनिजम्स। वो किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो ये टॉक्सिन्स हो गए। तो इन चीज़ों को लड़ने के लिए बॉडी जो है टॉक्सिन बनाती है। और ऐसी कंडीशन जहाँ पे बॉडी खुद अपने सेल्स को ख़त्म करने लग जाए, अपने जो हेल्दी सेल्स है, पहले तो एक सेल, कुछ सेल खराब होगा, उसके बाद में उतना पार्ट खराब होगा, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, वो जब चेन फेल्योर शुरू हो जाएगा तो बॉडी जब उससे लड़ नहीं पाएगी, तो उस कंडीशन में बॉडी जो है गलत रिएक्ट कर सकती है, और वैसे उसके अंदर क्या होता है, वो अपने ही हेल्थी स्ट्रॉन्ग सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो ये एंड में आता है, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम। जो पहले वीडियो में मैंने कुछ कहा हो कि ऑटो इम्यून बीमारियां कुछ है, जैसे दूध वगैरह की बात किया था और कुछ, तो वो जो है ऑटो इम्यून सिस्टम से पैदा होती है। अब ये जो हम कह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए एक वर्ड मैंने शुरू में यूज़ किया था कि पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेंस जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब हम ये बहुत सूक्ष्म जीव कह सकते हैं हिंदी में, बहुत बारीक जो होते हैं। तो ये पैथोजन जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी को, या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये ऐसे ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जो कमज़ोर हो गए। तो पैथोजेंस आर द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पैथोनिजम्स अगर बोलेंगे तो वो कोरोना को भी हम बोल सकते हैं कि पैथोजेनेसिस ऑफ कोरोना हम कहेंगे उसको, अगर उसकी स्टडी करेंगे उसकी बीमारी की। तो अब हमारे बॉडी के अंदर खुद कई मरतबा ऐसा होता है जब ऑटो इम्यून डिसीज़ पैदा हो जाती है,
जो लोग कोरोना से मर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑटो इम्यून डिसीज हो गई, उसका बॉडी उसको रिएक्ट करना बंद कर दिया, उसको अपनी ताकत से उसको तबाह बर्बाद करना बंद कर दिया, तो ये ऑटो इम्यून डिसीज हो गई। तो इसके अंदर बॉडी के खुद ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो खुद अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। तो बॉडी में सिस्टम काम कैसे करता है ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गेनिजम्स को अभी तक के पहचाना नहीं गया है, वो आगे उसकी डिटेल आगे भी आएगी। ये काम ऐसा करते हैं, समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर अलग अलग मजदूर काम करते हैं, सबको अपना अपना काम दिया गया है। वो काम करते करते अगर समझो कोई वर्कर्स जो है स्ट्राइक पर चले जाते हैं और दे आर एक्टिंग इन द हार्मफुलनेस ऑफ द फैक्ट्री के नुकसान के लिए अगर वो काम करने लग गए, तो वो जो वर्कर्स हो गए वो समझो पैथोजेंस हो गए, वो कोरोना हो गए, और वो फिर एक एक करके सबको तकलीफ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग उसका रजिस्टर नहीं कर रहे, इसलिए वो सक्सीड हो गए। ऐसे एग्जांपल लीजिए जो फैक्ट्री बंद हो गई है, जहाँ पे यूनियन ने स्ट्राइक की और उसके बाद में लड़े ओनर से और वर्कर से, और उसके बाद में फैक्ट्री बंद हो गई। तो ऐसा ही है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में हार जाते हैं, और पैथोजेनेसिस के अंदर यही बताया जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बैड और हार्मफुल इफेक्ट देने वाले हैं, उनकी जीत होती है और वो ऑटो इम्यून डिसीज पैदा करते हैं, और बॉडी अपना रिएक्शन भूल जाती है या कर नहीं पाती है। और ये ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करेंगे तो आज तक के कम से दुनिया में तो यानी पूरी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, यानी उस अरबों खरबों हो गए, लाख और करोड़ नहीं, अरबों खरबों ऑर्गेनिजम्स है। हमारी बॉडी में भी कितने ऑर्गेनिजम्स है इसलिए मालूम नहीं है, इसलिए ऊपर बोला गया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोला गया है। और पैथोजेंस के भी नाम लोगे तो मल्टी आएगा उसमें, यानी 1 2 3 गिनती पे नहीं है, जिसमें से साइंस ने आज तक के सिर्फ 200 प्लस 100-200 के करीब को गिन चुकी है, आइडेंटिफाइड हो चुकी है। और उन्हीं आइडेंटिफाइड में से एक है कोविड-19 वायरस, कोरोना वायरस, जिसको पहचान लिया गया और उसका नाम दे दिया गया कोविड-19 कोरोना वायरस। तो ऐसे अभी तक के दुनिया जब तक रहेगी, जब तक के कई वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह की इन्वेंशन होगी और उस वक्त सब समझाया जाएगा। यानी कि साइंस खुद कह रही है कि आज तक के ह्यूमन बॉडी को हम जैसे समझते हैं ना कि साइंस बहुत एडवांस है और पूरा बॉडी को इंसान के पहचान लिया है, तो साइंस खुद कहती है कि आज तक के हमने इंसान को सिर्फ 1% पहचाना है, इंसान के बॉडी को। एनाटॉमी में रिसर्च के अंदर बारीक से बारीक रिसर्च किए होंगे, आज तक दुनिया में बड़ी से बड़ी रिसर्च चली है, उसमें उनका कहना है कि दे हैव बीन सक्सीडेड इन नोइंग ह्यूमन बॉडी जस्ट 1%, सिर्फ 1% ह्यूमन बॉडी को उन्होंने पहचान पाया है, यानी 99 रेस्ट ऑफ द बॉडी इज जस्ट टू बी आइडेंटिफाइड। ऐसे ही बैक्टीरिया और वायरसेस है जो आज पहचाने जाने बाकी है। तो पूरी दुनिया में कई ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद है। तो इसके अंदर आज तक के साइंस ने सिर्फ एक ही चीज़ की है कि जो भी इन्वेंशन हुई है उस इन्वेंशन को फिर बड़े ज़ोर से फैलाया गया है। जैसे कोरोना का नाम मालूम पड़ गया और कोरोना को फैलाया जा रहा है। कोरोना ये आगे टॉपिक में आएगा। अभी आगे जब कहते हैं, एक बात आती है कि ह्यूमन मेड वायरस, इंसान जो चीज़ में जान है वो नहीं बना सकता। अगर आप कहोगे कि वायरस में जान है, बैक्टीरिया में जान है, या किसी भी जीव में जान है, जो ऑटोमेटिकली कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, अगर जान है उसमें, तो इंसान नहीं बना सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ ये गलत हो रही है जो पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि मैन मेड वायरस। मैन मेड वायरस हो सकता है, वो कैसे होगा ये आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बाद आप समझ सकते हो कि इंसान जो है किसी में रूह नहीं डाल सकता, सोल नहीं डाल सकता, इंसान के पास उतनी पावर नहीं है। लेकिन इंसान कुछ चीज़ों की शक्लें बदली कर सकता है, मतलब हाइब्रिड बना सकता है। वो हाइब्रिडेशन मतलब एक सिंपल एग्जामिनेशन ले लो घोड़े की और गधे की। घोड़ा और गधे को मिला दिया तो खच्चर बन गया। अब वो काम का जानवर बन गया। घोड़े से कम हाइट हो गई तो बोझा रख दी, और गधे से ज़्यादा बोझा लेके जा रहे हो। और घोड़ा सवारी करता है, गधा उतनी सवारी नहीं करता, तो खच्चर सवारी कर रहा है, तो खच्चर को बना दिया है। तो ये मैन मेड एनिमल हो गया ये, यानी
दुनिया में इसका वजूद नहीं था, लेकिन हाइब्रिडेशन से इसका एक वजूद दुनिया में जो होने वाला था, इसकी शक्ल में, खच्चर की शक्ल में, वो आदमी ने मेहनत किया और वो खच्चर की शक्ल में एक जानवर पैदा हो गया। इसी तरह से मेरी एक सोच है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वायरसेस का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कुछ भी है, इनका जो है मल्टीप्लिकेशन बाय हाइब्रिडेशंस किया जा सकता है। तो हाइब्रिड हो गया तो उनका बिहेवियर कुछ बदली हो सकता है। ऐसा नहीं कि सेम होगा, जैसे घोड़ा और गधा दोनों के बिहेवियर खच्चर में आए, लेकिन खच्चर अलग है और अपने उसके कुछ मखसूस बिहेवियर और पॉजिटिविटी निगेटिविटी अपनी खुद की हो गई। ऐसे ही कोई वायरस जो है वो इंसान अपने तौर से बना सकता है। अब अगर डिटेल में बात करने जाए इससे आगे, तो इंसान की बॉडी के लिए हम एक वर्ड आपको नेट पे ढूंढोगे, एक टाइप कीजिए 10% ह्यूमन एंड 90% माइक्रो, तो आपको मिलेगा कि इंसान का जो बदन बना है, जो साइंस की रिसर्च जो हाई आई हुई है, वो कह रहा है कि इंसान की अपनी बॉडी जो है सिर्फ 10% है और 90% वो माइक्रोब से भरा हुआ है। यानी वो खुद का बदन नहीं है उसका, वो फॉरेन बॉडीज है 90%। अब एक चीज़ ये हो गई, 90% हमारे बॉडी में माइक्रोब्स है, ये साइंस बोल रहा है। अब दूसरी एक चीज़, अगर आप वाटर कंटेंट इन द ह्यूमन बॉडी अगर आप कहते हो, तो ह्यूमन बॉडी में वाटर कंटेंट आपको मिलेगा 75% प्लस माइनस। ये भी जो कह रहा हूँ, अब इसको मत सच्चा समझो, 10% 90%, 10 प्लस माइनस 90 प्लस माइनस समझ के चलिए। और 75% और 25% में सॉलिड एंड लिक्विड अगर बोलेंगे पानी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 75% पानी बोला जा रहा है, तो वो भी 75 प्लस माइनस 25 प्लस माइनस समझिए। तो ये बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि 90% ऑर्गेनिजम्स है, 90% है, उसमें से ज़्यादा पानी वाले भी है। ये यहाँ से एक बात सबूत होती है कि यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनको आप मसलोगे, क्रश करोगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे और उनकी शक्ल बदली हो जाएगी। वो किसी दूसरी शक्ल में, ऐसा पानी भाप बन जाता है, वैसा किसी और शक्ल में बन सकते हैं, बदल सकते हैं वो। ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी का ये जो माइक्रोब्स जो था, इस माइक्रोब्स को ह्यूमन बॉडी की अगर समझना है तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स मैं दूंगा। सिंपल एग्जाम्पल ये ऐसी है कि जो हर किसी को समझ में आएगा कि हाँ ये इस बात में सच्चाई है, माइक्रोब्स होते हैं। अभी हम अगर एक बात लें कि हम कब्रिस्तान जाते हैं या शमशान घाट जाते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने हमको एक तरीका दिए कि वहाँ से आने के बाद नहाना ज़रूरी है। कोई इंसान नहा लेते या कोई इंसान वहीं पर नल होता तो हाथ मुँह धो करके, चेहरा साफ़ करके, चप्पल वगैरह धो करके आ जाते। और तो ये नहाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नहाना इसलिए ज़रूरी बोला गया था क्योंकि हमारे एंशियंट्स, जब माइक्रोब्स मालूम नहीं था, इंसान की बॉडी मालूम नहीं था, जब कोरोना मालूम नहीं था, जब एंटीबायोटिक्स मालूम नहीं था, जब उन्हें दवाई भी मालूम थी और जरासीम भी मालूम थे, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मालूम था, पेथोजेनेसिस मालूम थी, रिसर्च बाद में आई। वो इसलिए था कि अगर हम शमशान घाट में या कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे गर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो मरने वाला था, पेशेंट अगर होगा, बीमारी से मरा होगा, तो उसकी सेवा में लगे हुए होंगे, तो इधर से पैथोजेंस जो थे वो उसके पास चले गए होंगे। आप उनसे मिलते हो, करीब जाते हो, हाथ मिलाते हो, उनके आपके पास आ गए होंगे। दूसरा ये हो सकता है कि वहाँ पे जो माहौल बना है वो माहौल बीमारी का है और वहाँ पे और भी कोई बीमार होंगे, क्राउड है, ये हो सकता है। साथ में एक जो बड़ा फंडा जो है इसके पीछे, ये भी हो सकता है कि जो डेड बॉडी है, अभी यहाँ पे 10% 90% की जो बात की है, तो 90% कहाँ जाते हैं? आदमी मर गया तो 90% के साथ में पूरे के पूरे मैं नहीं जानता हूँ कि वो जल जाते हैं या कब्र में ख़त्म हो जाते हैं, नहीं। मेरी ऐसी सोच है कि जो 90% ऑर्गेनिजम्स है, वो 90% में से कुछ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं बॉडी के साथ में मर जाते होंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स वहाँ से उड़ के फ्लाई करते हैं। जब वो ऑर्गेनिज्म उड़ करके कहीं जाते हैं तो वो आपके पास आ सकते हैं और वो आपको बीमार कर सकते हैं। आप इमीडिएटली नहीं होगे, जैसा कोरोना में कहा जा रहा है कि आप आज दिन नहीं होगे, पर पहला स्टेज जितने दिन के बाद आएगा, सेकंड स्टेज जितने दिन के बाद आएगा। तो इसलिए जब आप कब्रिस्तान में, शमशान घाट में जाते हैं तो आकर के हाथ पैर धोना बहुत ज़रूरी कहा जाता है। तो और इसके साथ में एक दूसरी बात अगर हम कहेंगे तो हमारे जो पूर्वज थे वो लोग कभी भी ऐसी जगह जाते आते थे, कोई ऐसा मंदिर है या कोई दरगाह है, ऐसी कोई जगह जहाँ पे जानवरों को काटा जाता था, ज़ुबा किया जाता था, या हिंदुओं में बलि चढ़ाई जाती थी,
ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे गंदगी हो सकती है, जहाँ पे गलत ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ऐसी जगह पे जाके आने के बाद में भी ये लोग जो थे अब नहा लेते थे, कपड़े चप्पल सब बदली कर लेते थे। उसके साथ में एक गांव में आज भी रिवाज चलता है जो शहरों में ख़त्म हो गया है कि आप जब बाहर से घर में आओगे तो पहले हाथ मुंह दिया जाता है। आप सफ़र पे गए और आए तो पहले हाथ मुंह दिया जाता है, लोटे में पानी दिया जाता है। वो कोई मेहमान भी आए तो हाथ मुंह धुलाते, चप्पल धोते, मुंह धोते, फ्रेश होते, फिर जाते। और कई जगह पे जिनके पास में जगह थी, बड़े बड़े, वो लोग बाहर ये बंदोबस्त हुआ करता था, एक पानी का बंदोबस्त बाहर किया जाता था। और वहाँ पे बाहर से आने वाला जो है अपना हाथ मुंह पैर धो लेगा, जिसको नहाना है वो नहा लेगा और उसके बाद घर में आएगा। तो ये सब बातें जो थी साबित करती थी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्हें ये सब चीज़ों का इल्म था। और आज जो कह रहे हैं कि हाथ मुंह धोना चाहिए, तो एक हाथ धोने से हमारे इस्लाम में जो हमने सीखे, हर धर्म के अंदर कोई ना कोई अच्छी बातें अलग तरीके से होती है इस्लाम, और हर धर्म में जो बेसिक लाइफ की जीने की जो बातें हैं वो लगभग कॉमन है और एक ही है। तो इस्लाम के अंदर एक चीज़, हम जब खाना खाने के लिए हाथ धोते हैं तो हमें कहा जाता है कि हाथ धोने के बाद में टॉवल से पोंछना नहीं चाहिए। कई लोग जो है हाथ धोते हैं उसके बाद में टॉवल से पोंछ लेते हैं। तो उसके पीछे का भी फंडा ये है कि जब हाथ धोगे और टॉवल से आप पोंछोगे तो हो सकता है आपने जो गंदगी हाथ से निकाल दी वो टॉवल के अंदर थी और टॉवल से आपके हाथ में आ गई, और उसके बाद में आप लुकमा उठाओगे, निवाला उठाओगे और खाओगे और आपके पेट में वो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है इससे साफ समझ में आ जाता है कि ऑर्गेनिजम्स का इल्म पहले भी था और पहले से है और हर जगह मौजूद है। इसलिए जो कमज़ोर बदन्स वाले हैं ऐसे बदन में ही ये जाते हैं, और ये जो ऑर्गेनिजम्स है इस ऑर्गेनिज्म को एक हॉस्ट बॉडी लगती है। जो कमज़ोर बदन वाला जो होता है उनके बदन में इनको एक हॉस्ट बॉडी मिल जाती है, और हॉस्ट बॉडी के अंदर जा कर के फिर वो पनपना और आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद में इनके अंदर ही कुछ ऐसे होते हैं जो स्लीपिंग होते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि कोरोना जो है स्लीपिंग है, उसका वज़न ज़्यादा है, वो उड़ करके आप तक नहीं आ सकता है, लेकिन हवा से उड़ जाएगा, कहीं जाएगा और वहाँ से फिर किसी के पास जाएगा, कोई खांसेगा तो वहाँ से कहीं जाएगा, आपके हाथ में लगेगा, इधर लगेगा, उधर लगेगा। वो स्लीपिंग मोड में है, यानी एक्टिव मोड में नहीं है। वो कई ज़माने तक भी कई वायरसेस ऐसे है जो अभी रिसर्च और आगे आनी बाकी है कि वो स्लीपिंग मोड में ज़माने कदीम से पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे उनको एक एक्टिव हॉस्ट सेल मिल जाता है वो पनपना शुरू कर देते हैं। जैसे एक पेड़ की बात करते हैं, एक पेड़ एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां होती है, कई सालों तक आप उसको बंद करके रख दो, सूख जाता है, लेकिन पानी में डालो तो फिर से ज़िंदा हो जाता है, वो झाड़ लग जाता है, उसकी जड़ें आती है और बढ़ने लग जाता है। तो इसकी मिसाल बस उस कोरोना के जैसे जो स्लीपिंग सेल्स है इस पौधे की मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो और इसके बारे में दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि वो जो चिमगाडर से आया या जानवरों से आया, सुअरों से पैदा हुआ, चिमगाडरों से पैदा हुआ, कभी कभी हवा चलती है और लोग बोलते हैं कि मुर्गियों में पैदा हो रहा है। तो ये तो कुछ वायरसेस ऐसे भी है, कुछ नहीं कई ऐसे वायरसेस है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक के परिंदे है, जानवर है, जितने भी जीव जंतु है, सब में अपना होस्ट बॉडी बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान वाला सिर्फ इंसान में जाएगा, ऐसे कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन आमतौर से अब भी जो हाल के अंदर जो साबित हुआ है, जो हाल में कुछ सालों के अंदर, यानी कि 1996 की बात देखेंगे तो इबोला आया था, और उसके बाद में 1999 के बाद में दो आए, अपना क्या बोलते हैं ये नीपा जीका, और उसके बाद में अभी हाल के अंदर रिसेंट के अंदर इबोला का आउटब्रेक हो गया है। तो ये जो वायरस है जीका, इबोला और निपा, ये ऐसे वायरसेस है जो किसी भी एनिमल के अंदर अपना हॉस्ट बॉडी ढूंढ सकते हैं। तो अभी इस पे से एक बात समझ में आ गई कि दुनिया में जितनी मखलूक है, कीड़े मकोड़े से लेकर के रेंगने वाले जानवर, उससे आगे चूहे, फिर बिल्ली, क्रीपर्स, उसके बाद में फिर छोटे जानवर, बड़े जानवर, सांप, उड़ने वाले, जंप लगाने वाले, जितने वैरायटीज़ है, ऐसी कई वैरायटीज़ की ये क्रिएचर है जिसको हम मल्टी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और कोरोना का फंडा भी ऐसी हो गया, ये कुछ नया नहीं है, अभी आगे हिस्ट्री में समझ में आएगा कि लोगों ने क्या किया। एक समझो कोई एक
शोले फिल्म बहुत मशहूर हो गई। अब शोले फिल्म मशहूर हो गई तो 100 साल के बाद में उसका रीमेक बना दिया, बहुत बड़े पब्लिशर को हायर किया, दुनिया लेवल के ऊपर बहुत से इंस्टेंट उसमें डाले गए, अच्छे अच्छे लोगों को लिया और इतने ज़ोर शोर से उसकी पब्लिसिटी की गई कि शोले ने जितना मार्केट पब्लिसिटी नहीं किया था उसने दूसरे आने वाली फिल्म ने कर लिया, लेकिन रीमेक था ये। तो ऐसा ही जो है कोरोना है, कोरोना के अंदर अभी ये कहाँ से कैसा हुआ अभी ये हो सकता है सेकंड पार्ट में आएगा, क्योंकि ये पार्ट के अंदर इतना अभी शायद नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अभी वायरस की बात चल रही है तो इसे कोरोना जो है वो ऐसा कुछ बहुत बड़ी बॉडी नहीं है, वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो जेनेटिक जो खाली जेनेटिक मटेरियल से बना है, आरएनए और डीएनए और उसके ऊपर जो इर्द गिर्द में जो प्रोटीन है, कोट ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, लिपिड फैट का। और ये जो है सोए हुए होते हैं और इनको हॉस्ट बॉडी मिल गई तो ही वो जाते हैं, और जो नुकसान में पहले ही से बॉडी है जो मरीज़ है उनको ये अपने पे हावी वो उन पे हावी होते हैं और उनको बीमारी का शिकार कराते हैं, और ये कभी भी कहीं पर भी स्लीपिंग मोड में रह सकते हैं। अब इनको कोरोना को समझने के लिए जो सेकंड पार्ट में आएगा अभी उसको समझने के लिए हमको पहले जो ऑर्गेनिज्म से पैथोजन से इसके पार्ट्स को समझना होगा। तो पैथोजन्स के पार्ट्स को समझने के लिए हमको सबसे यानी मेनली 4-5 चीज़ें जो है मेन हम बात करते हैं। एक तो बोलते हैं वायरस, उसके बाद बोलते हैं बैक्टीरिया, उसके बाद बोलते हैं पैरासाइट्स, उसके बाद में बोलते हैं फंगी, और एक आता है प्रोटोजोआ। ये 5 बहुत फेमस है, उसमें तो 4 ज़्यादा फेमस है, प्रोटोजोआ इतना फेमस नहीं है। तो वायरस जो होता है, अगर वायरस जो इन्फ्लेमेशन आपको करता है तो वायरस की डिसीजेस क्या होती है, तो ये वायरस की डिसीज जो एकदम फेमस अभी जो आके गई है, आउटब्रेक आके गए, HIV एड्स, ये हो गया वायरस का था। H1N1 जो था वायरस का था। उसके बाद में हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड, और उसके बाद में बोलते हैं द फ्लू भी जो था मेजर आउटब्रेक आके गया इंडिया के अंदर, जो इन्फ्लुएंजा का पार्ट है। इन्फ्लुएंजा को मेनली द फ्लू के नाम से ही जाना जाता है। तो इन्फ्लुएंजा और फ्लू कोई अलग नहीं है, और कोरोना को भी इसी इसमें डाला गया है, यानी इन्फ्लुएंजा के इसमें लिया गया है। तो आप फ्लू कहो, इन्फ्लुएंजा कहो, कोरोना कहो, सब मिलते जुलते एक जैसे कॉमन है। तो इसके अंदर जो बीमारियां होती है, HIV एड्स हो गया, उसके अंदर H1N1 हो गया, कॉमन फ्लू, द फ्लू, डेंगू फीवर, येलो फीवर, और उसके बाद में मीजल्स, चिकन पॉक्स, वाट्स हो गया, वाट्स एंड जेनिटल वाट्स हो गया, ओरल एंड जेनिटल हर्पिस हो गया, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। अब मेनिंजाइटिस जो है ये दिमाग की बीमारी है, दिमाग की कमजोरी है। मेनिंजाइटिस भी वायरल को यहाँ पे ले गए, क्योंकि ये मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया में भी आता है। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है ये पेट की बीमारी है, ये 2 जगह भी आती है। कुछ बीमारियाँ इसमें से कॉमन होती है। तो अगर इसके अंदर ये तो यानी एक रिपीट खाली कर दूँ मैं, तो इसके अंदर हमने क्या क्या देखे। वायरस के अंदर मेन बीमारियाँ जो देखे, एड्स देखे, HIV एड्स देखे, HIV देखे, कॉमन कोल्ड, उसके अंदर फ्लू हो गया, डेंगू फ्लू देखे, येलो फीवर, मीजल्स, चिकन पॉक्स, उसके बाद में वार्ड्स एंड जेनिटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस A B C D E, और ओरल एंड जेनिटल हर्पिस, और उसके बाद में हमने देखे वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस। तो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस और मेनिंजाइटिस ये दोनों फिर से इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। अब ये वायरस, ये बीमारियाँ इतनी सी थोड़ी सी बता रहा हूँ जो फेमस है, वो लिस्ट बीमारियों की बहुत ज़्यादा। आयुर्वेदा के अंदर 3 ही दोष के अंदर बोला जाता है, कफ, वात, पित्त, और उसके बाद में आयुर्वेदा के अंदर बायोफिकेशन में अगर जाओगे तो 150 के करीब बीमारियाँ मिलती है टोटल। लेकिन मेडिकल के अंदर FDA ने जो किया है, FDA ने कम से कम इन्हीं बीमारियों को लेकर के कितना 8,000 प्लस बीमारियाँ बनाई है, 8,000 प्लस, यानी एक बीमारी की इतनी ब्रांचेस बना दी है कि आदमी परेशान हो जाएगा, और जितनी बीमारियाँ हो गई उतनी दवा आएगी। तो ये बीमारियाँ खाली मैं थोड़ी सी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में अगर हम आते हैं तो वायरस के बाद में बैक्टीरिया के अंदर जो बीमारियाँ हमारी फेमस बीमारियाँ जो हमने अभी तक के आउटब्रेक्स में सुने, वो उसके अंदर प्लेग था, द मेजर एंड द डेडलीस्ट आउटब्रेक। जैसे ऊपर वायरस के अंदर हमने सुने इन्फ्लुएंजा, द मेजर एंड द डेडलीस्ट आउटब्रेक इन द वर्ल्ड। और इसके बाद में बैक्टीरिया के अंदर आते हैं तो प्लेग की बीमारी जो थी, द मेजर एंड द डेडलीस्ट पैंडेमिक इन द वर्ल्ड। तो इसके अंदर अगर आते हैं प्लेग के अंदर, तो प्लेग हो गया, उसके बाद में स्ट्रेप थ्रोट्स हो गया, गले की बीमारी हो गई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया,
बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ऊपर हमने वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस पढ़ा था, अब यहाँ पे बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया। उसके बाद में लाइम डिसीज, गोनोरिया, ट्यूबरकुलोसिस। अब देखो यहाँ पे आ गई लंग्स के अंदर, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो हम कहेंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस भी बड़ी बीमारी है, लेकिन इससे बड़ी बीमारी फिर कैंसर के अंदर मर जाता है और मर जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और सेल्यूलाइटिस। तो ये सब बीमारियां जो हो गई, अगर इसको रिपीट करो तो प्लेग हो गया सबसे बड़ा। प्लेग के बाद में स्ट्रेप थ्रोट, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके बाद में बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लाइम डिसीज, गोनोरिया, ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और उसके बाद में सेल्यूलाइटिस। और सेल्यूलाइटिस जो है ये भी बड़ी बीमारी है जो कोरोना के अंदर दिखाई जा रही है। यानी कि एक यही कि सेल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इसको बोला गया तो एक सीरियस इन्फेक्शन है, कॉमन बट वेरी पोटेंशियल एंड सीरियस इन्फेक्शन है जो अभी कोरोना में देखा जा रहा है। उसके बाद वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद में फिर उसके बाद जो आते हैं वो इसमें आता है कि अपना फंगी के अंदर जो है आमतौर से फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये फंगी जो है ये भी वायरस और बैक्टीरिया है, वैसे ही एक आइडेंटिफिकेशन का ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर वेजिनल ईस्ट और थ्रश आता है। ये दोनों वेजिनल ईस्ट और थ्रश के अंदर ही आते हैं, दोनों रिलेटेड है। उसके अंदर आंख की बीमारी है, ऊपर चमड़े की बीमारी में आता है, रिंगवॉर्म्स आता है, एथलेट्स फुट्स आता है, जॉ कीच आता है। उसके अंदर फंगल नेल इन्फेक्शन आता है, जो नाखून के अंदर फंगल नेल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ये भी ऐसी इन्फेक्शन की बीमारी होती है। इसके बाद में जो मेन बीमारी उसके बाद हम कहेंगे तो बाद में आती है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के अंदर इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हो गया, उसके बाद में मलेरिया हो गया, उसके बाद में प्यूबिक लाइस हो गया, थ्रोमोकोरोनियासिस, अपना ट्राइकोमोनियासिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये दो बीमारी है। ट्राइकोमोनियासिस जो है वो एसटीडी डिसीज है, यानी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, रिलेटेड टू द सेक्सुअल हार्मोन्स है ये। और ये इतनी बीमारियां जो है ये पैरासाइट्स से होती। पैरासाइट्स हो गया, बैक्टीरिया है, वायरस है और फंगी है। प्रोटोजोआ इतना फेमस नहीं है तो प्रोटोजोआ पे अभी बात नहीं करेंगे। अब ये वीडियो के अंदर मैं इतना डेफिनेशन के बाद मैं ये वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, और इसका नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ बनाऊँगा जो होगा इसके आगे का। अब इसके आगे रियल हिस्ट्री कोरोना की शुरू होगी। ये बेसिक हमने समझ लिया कि वायरस क्या है, कैसा है, क्यों है, और अब इसके आगे हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद में रेमेडीज समझेंगे। तो ये वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ, और नए व्यूवर से यही कहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, प्रेस्क्राइब करें। ये वीडियो सुनने में, देखने में थोड़ा ड्राई लगेगा, लेकिन ये इतना आसान करके बता दिया हूँ कि कई लोगों को इतना दिनों से पढ़ रहे होगे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन आसान कई दिनों की आपकी मेहनत वापस से पढ़ने की बच जाएगी। और सिंपल एंड शॉर्टकट के अंदर वीडियो फिर भी एक 38-40 मिनट का बन गया है, तो उसके बावजूद शॉर्टकट के अंदर ये समझा दिया हूँ। अगर 1 से 2 बार या 3 बार देखोगे तो ये सब चीज़ों को आसानी के साथ में आप समझ सकते हो। और मेरा पहला वीडियो जो है वो भी देखिए, और लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इसके आगे जो दूसरा वीडियो आएगा इसका पार्ट 2 होगा। तीसरा वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मेरा वो जो होगा कोरोना की दवाई वगैरह के बारे में शुरू करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।